देखो, लास्ट क्लास में हमने कहाँ पर छोड़ा था? हमने डिस्कस किया था, शायद मैमेलिया बचा हुआ था, है ना? तो अभी उसको होल्ड पे रखते हैं। कल तुम्हारा टेस्ट है, तुम लोग के टेस्ट में मैमेलिया से कोई क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है? तो वो अभी होल्ड पे रख देते हैं उसको। छोटा सा चीज बचा हुआ है, 1 घंटे का टॉपिक है। अभी हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो शुरू कर देंगे, और टाइम मिलते ही हम एनिमेलिया भी खत्म कर देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अभी जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है? उसमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यू, उसके बाद में कॉकरोच और फ्रॉग भी दिया हुआ है, वो अभी हम नहीं करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यू करेंगे। ये 3 से 4 लेक्चर में एनिमल टिश्यू भी खत्म हो जाएगा। अगर तुमने पेजेस पलट के देखे होंगे एनसीईआरटी के, तो एनिमल टिश्यू सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 पेज में खत्म है, ठीक है, एनसीईआरटी से। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ 2 और 3 पेजेस हाँ से ही आएंगे, वो तो सही बात है, लेकिन उसे समझने के लिए 3 से 4 लेक्चर लग जाएगा, ठीक है? तो इसे ढंग से समझना, और जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से मॉड्यूल प्लस एनसीईआरटी दोनों कंप्लीट करना। एलन का मॉड्यूल, जो न्यू मॉड्यूल है, वो मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है? उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो नीट नीट 2017 17 नहीं 18 तक जरूरत थे, लेकिन उसके बाद से जरूरत नहीं थे, तो वो सब अब हटा दिए गए हैं। तो वो न्यू मॉड्यूल है, वो मैं तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगी, उसके थ्रू जाना, और प्लस एनसीईआरटी एंड नोट्स, उसके अलावा कुछ नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू, ठीक है? अब देखो, अगेन स्लाइड्स ऊपर नीचे है, तो ये थोड़ा नीचे चलते हैं हम, 1 सेकंड। अच्छा, 1 सेकंड 1 सेकंड। अब ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहला देखो, चाहे वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है वो सेम होता है, और वो होता है सेल। सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ओके? एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल तो नहीं होता है, बहुत सारा सेल्स होता है। और एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है, ठीक है? 1 सेकंड। तो एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं, और एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है। और यही एक सेल जो होता है, चाहे वो एक हो चाहे अनेक हो, उससे मतलब नहीं है। बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? वो है सिर्फ और सिर्फ एक सेल का होना, ठीक है? यही सेल है जो एक इंसान को लिविंग या नॉन लिविंग बनाता है। जैसे कि अगर तुम सैंड पार्टिकल को उठाओगे तो उसमें सेल्स तुम्हें नहीं मिलेंगे, तभी तो हम उसे नॉन लिविंग कहते हैं, ठीक है? तो एक छोटे से सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो अपने अपने फंक्शंस करते हैं, और इन टर्न हम बोलते हैं कि सेल अपना काम कर रहा है। तो देखो, ऐसा बोला जाता है कि एक मल्टी सेलर ऑर्गेन चलो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में तो तुम्हें दिख रहा है कि एक सेल है, तो तुम बोलोगे कि एक ही सेल है और उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सेल जिंदा है या ऑर्गेनिज्म जिंदा है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में कई सारे सेल्स हैं, और ये कई सारे सेल्स अपना अपना काम करते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखते हैं, ठीक है? तो हम ये बोल सकते हैं एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में कि मान लो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, ये चारों सेल्स मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये चारों सेल मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो क्या होता है? वो होता है टिश्यू, ठीक है? तो
हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर मैंने बताया था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फिर मैंने बताया था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था टिश्यू लेवल के बाद। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? सेल्स, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ही हम बात करेंगे टिश्यू की। क्यों? क्योंकि सेल्स के मिलने से ही टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जनरली अगर हम एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सेल्स कंबाइन करते हैं टिश्यू बनाने के लिए, और हमारे बॉडी में चाहे किसी भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके के ही टिश्यूज पाए जाते हैं, और यही 4 तरीके के टिश्यूज के बारे में तुम्हें कंप्लीट अपने 11th क्लास में पढ़ना है। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, और चौथा टिश्यू है नर्वस टिश्यू। सिर्फ और सिर्फ ये 4 टिश्यूज हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखो ये जो टिश्यूज हैं, ये 4 टिश्यूज हुए। अब ये टिश्यूज मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि सेल्स है, सेल्स मिलेगा तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू मिलेगा तो ऑर्गन बनेगा। अब चलो स्लाइड रीड आउट करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell। जैसे मैंने बोला। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे मैंने बताया कि एक ही सेल डिजेशन भी परफॉर्म करेगा, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन सब कुछ एक सेल के अंदर आएगा। और तुम्हें पता है यूनिसेलुलर का क्या एग्जाम्पल है? अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बेसिक फंक्शन आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिलके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे और वो टिश्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि हाइड्रा। ठीक है, याद करो हाइड्रा का कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था? किसी को याद है? हाइड्रा का टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। एक बार पढ़ना ढंग से। अब दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल ही तो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक्चुअली यहाँ पर तुम्हें लेबल करना था कि ये किस स्टेजेस को दर्शा रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक है अभी तुम्हें पता नहीं है तो चलो मैं खुद लेबल कर देती हूँ। पहला है सेल। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेल होता है। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होगा सेल। अब दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a group of similar cells along with intercellular substances perform specific function। तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान देनी है, वो है a group of similar cells। तो जब एक ग्रुप ऑफ सेल्स यूनाइट करते हैं तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? वो फॉर्मेशन करते हैं टिश्यू का। ठीक है, तो पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था सेल, दूसरा है टिश्यू, तीसरा देखो when tissues are organized in a specific proportion and pattern then it is called as organ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये तो समझ में आ गया कि टिश्यू यूनाइट करते हैं तो ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न का मतलब क्या होता है? तो शायद पास आउट बैच के लिए तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उन्हें समझ में आएगा, लेकिन 11thers को भी समझना है कि उन्होंने 10th में ये चीजें पढ़ रखी हैं। तो अब देखते हैं क्या है वो। देखो होता क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम मान लो। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो डिजेशन का काम कराते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो वो सारे सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, डाइजेस्टिव टिश्यू का, और वैसे टिश्यूज मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन। और वो ऑर्गन क्या हो सकता है?
वो ऑर्गन हो सकता है स्टमक, ठीक है, ये एक ऑर्गन हुआ। अब इसके साथ इसके अगर ग्लैंड्स जुड़ गए, इसके डक्ट्स जुड़ गए, अपार्ट फ्रॉम दिस और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स जुड़ गए जो कि जो डाइजेशन का काम कराते हैं, जैसे कि पैंक्रियास जुड़ गया, लिवर जुड़ गया, ये सारे के सारे तो डाइजेशन का ही काम कराते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये एक टिश्यू से ये ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये पहला ऑर्गन, दूसरा, ये ऑर्गन नहीं है, ये हटा देना, ये पहला ऑर्गन, ये दूसरा ऑर्गन, ये तीसरा ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन्स मिलकर फॉर्मेशन करते हैं एक डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना। और उसी को तो हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जो अभी तक मैं बोलते आ रही थी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका मतलब यही है। सेल्स जुड़कर बनाए टिश्यू, टिश्यू ने बनाया ऑर्गन। अब वो ऑर्गन स्टमक हो सकता है, पैनक्रियास हो सकता है, लिवर हो सकता है, लेकिन ये जब तीनों जुड़कर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं तो हम उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड पे देखो यही लिखा हुआ है। ये देखो, when two or more organs perform a common function, जैसे स्टमक, पैनक्रियास, लिवर, तीनों सेम फंक्शन परफॉर्म करी है खाना को डाइजेस्ट करने का, they together form an organ system। तो ये लेवल कौन सा हो गया, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया, ठीक है। और जब ऐसे ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम मिला, एक्सक्रीटरी सिस्टम मिला, सर्कुलेटरी सिस्टम मिला, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिला, तो ये क्या बनाएगा, एक ऑर्गेनिज्म को बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा लिखा हुआ है कि all organ systems combine to form body of an animal, that is it forms an organism, ठीक है। ये स्लाइड पे मैं वापस आऊंगी, जहां पे हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जो अंडरलाइन पॉइंट्स है, उसे फिर से समझाऊंगी, इसलिए चिंता मत करो। अभी बस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो, कौन कौन से लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पहला ये सेल, दूसरा टिश्यू, तीसरा ऑर्गन, चौथा ऑर्गन सिस्टम, और पांचवा है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो वो होगा सेल, ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन तो वहीं से शुरू हो रही है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है when two or more organs perform a common function by physical or chemical interaction। अब ये एक हाईलाइटेड पॉइंट है, इसका मतलब समझो। अभी ध्यान में रखना क्या अंडरलाइंड है, क्योंकि अभी हम नीचे जा रहे हैं। फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, ऑर्गन सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा जा रहा है यहाँ पर, ऑर्गन सिस्टम, फिजिकल प्लस केमिकल इंटरैक्शन। किसके केमिकल इंटरैक्शन और फिजिकल इंटरैक्शन से, ऑर्गन्स के, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। समझ में तो नहीं आया होगा क्या लिखा है, समझो। जैसे मैंने बताया कि ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं, लिवर हो सकता है, पैनक्रियास हो सकता है, इनफैक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो डाइजेशन होता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो देखो ये मान लो लिवर है, तुम्हें पता है कि लिवर के दो लोब्स होते हैं, कौन कौन से, एक है राइट लोब और एक होता है लेफ्ट लोब। राइट लोब लार्जर होता है, लेफ्ट लोब स्मॉलर होता है। ये बस एक रिकैप्सुलेशन है पास आउट बैच के लिए। यहाँ पर गॉल ब्लैडर इस तरीके से अटैच्ड होता है, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है। तो ये क्या हुआ, गॉल ब्लैडर, ये हुआ लिवर, ठीक है, प्लस पैनक्रियास, ठीक है। दीज आर मोड ऑफ डाइजेशन, ये डाइजेशन काम करते हैं। अब देखो क्या होता है ये है कि ये तीनों ऑर्गन, चाहे वो गॉल ब्लैडर हो, लिवर हो या पैनक्रियास हो, ये तीनों इंटरैक्ट करते हैं। कैसे इंटरैक्ट करते हैं, गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है, 11th अगेन मैं बोल रही हूँ कि शायद तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आए, लेकिन जो 12th वाले हैं या पास आउट बैच है उन्हें समझ में आएगी। जो गॉल ब्लैडर का डक्ट है और लिवर का डक्ट है वो क्या है, गॉल ब्लैडर का डक्ट है सिस्टिक डक्ट, और लिवर का जो डक्ट उससे मिलता है तो कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट निकलती है, ठीक है। लेकिन
वे खुलती कहाँ पर है? खुलती है डिओडेनम में, ठीक है। और डिओडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। तो क्या तुम देख सकते हो कि फिजिकल इंटरैक्शन हो रहा है? गॉल ब्लैडर का डक्ट, लिवर का डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट, ये तीनों के तीनों जाकर कहाँ खुल रहे हैं? डिओडेनम के पार्ट, डिओडेनम का जो कर्वेचर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है? स्टमक है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस कर्वेचर में जाके खुल रहे हैं। तो फिजिकल इंटरैक्शन तुम्हें देखने को मिल रहा है। अब जो लिवर और गॉल ब्लैडर का कंबाइन जो डक्ट है वो बाइल जूस रिलीज कर रहा है। पैनक्रियास का जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहा है। तो केमिकल इंटरैक्शन भी हो रहा है ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है। तो इस वजह से ये एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ और सिर्फ स्टमक जो है वो डाइजेशन करा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वही चीज वहां पर लिखी हुई है, फिजिकल एंड केमिकल इंटरैक्शन, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम में अब क्या क्या आ जाएगा? ऑर्गन सिस्टम्स में आएंगे, यहाँ पर मैं नाम लिख दे रही हूँ और मैं बता देती हूँ कि ये कहाँ तुम्हें पढ़ना है। देखो, सबसे पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। लंग्स, सिर्फ और सिर्फ लंग्स रेस्पिरेशन नहीं कराते हैं, लंग्स के साथ जो उसमें खुलने वाला ट्रैकिया है, ठीक है, लंग्स में खुलने वाला ट्रैकिया, ये दोनों लंग्स है, इसमें खुलने वाला ट्रैकिया, इसका ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के अंदर एल्वियोलाई, ये पूरा का पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइज करता है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ किडनी नहीं है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, उसके बाद उस नेफ्रॉन्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन्स के, फिर यूरेटर में जाता है यूरिन, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर एनस के थ्रू बाहर। तो इतने सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरीके से नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम्स हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स के मिलने से बने हुए हैं, ठीक है। अब आओ तीसरे स्लाइड पे। यहाँ पर देखो एक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये देखो सेल है, सेल से मिलकर बना टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना ऑर्गन, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लिखा हुआ था, और यहाँ पर एक और ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम में क्या आ जाएगा? किडनी, मैं अगर डायग्रामेटिकली समझाऊंगी तब तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये किडनी है, ठीक है। यहाँ से यूरेटर खुलेगा, ठीक है। कहाँ खुलेगा? यूरिनरी ब्लैडर में खुलेगा और फिर वो आउटसाइड खुलेगा। तो ये पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम हुआ। ऑर्गन में तुम किसे बस देख रहे हो? किडनी को देख रहे हो, समझ में आ रहा है। और ऑर्गेनिज्म में तुम, मैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर तुम्हें जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये पढ़ना है, ये स्लाइड अच्छे से समझ लो, ठीक है। इसमें समझने वाला वैसा यही चीज है कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। इसके बाद जो ये चीजें हैं ये तुम्हें बस ये एक तरीके से बकवास है, इसमें बस तुम्हें डायग्रामेटिकली समझाने के लिए दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है? डिविजन ऑफ लेबर। डिविजन ऑफ लेबर हम आगे समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आगे समझेंगे, ठीक है। तो समझने का बस ये 2 पॉइंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो, ये गोल्डन की पॉइंट्स है। बहुत पहले जब नीट नहीं होता था उस समय ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब मुझे नहीं पता कि क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि टोटली नीट वालों के ऊपर है कि क्वेश्चंस दे भी सकते हैं नहीं दे सकते हैं। 4-5 पॉइंट से पढ़ लेना। जैसे वर्ड एनिमल टिश्यू किसने कॉइन किया था? तो इट वाज बाइशैट। प्लांट टिश्यू ग्रू ने कॉइन किया था। ऑल्दो ये नहीं आएगा, बस एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और डिटेल्ड स्टडी ऑफ टिश्यू इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और उसका फाउंडर कौन था? मार्सिलो मैल्फिजी। नहीं आता है कहीं पे, बस कभी टेस्ट वेस्ट में जाओ तो एक बार ऐसे ही ऊपर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस स्लाइड पे आओ। ये अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स
along with intercellular substances perform a specific function. इसे हम बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। जहां पर भी अ ग्रुप ऑफ के बाद का सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, सेल लिखा हुआ है यानी टिश्यू बना रहा है। अगर टिश्यू लिखा हुआ होता तो ऑर्गन होता, ऑर्गन लिखा हुआ था तो ऑर्गन सिस्टम होता, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स लिखा हुआ है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि टिश्यू की बातें हो रही है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। अब तुम्हें समझ, ये एनसीईआरटी का सारा स्लाइड जो तुम्हें दिख रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एक सेकंड रुको। नहीं, रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन है, ऑफ है क्या? हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर, हाँ ये दोनों के दोनों स्लाइड जो है एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, अब इसके बाद एनसीईआरटी में ऐसा भी लिखा हुआ है सिमिलर और डिसिमिलर, सिमिलर और डिसिमिलर, सिमिलर और डिसिमिलर, ऐसा बहुत जगह तुम्हें देखने को मिलेगा। तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सिमिलर है कि डिसिमिलर है। तो इसको पॉइंट वाइज में हमने कर दिया है। क्या इसमें लिखा हुआ है कि वो जो सेल्स होने चाहिए जो टिश्यूज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, वो जो सेल्स हैं जो टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो किसमें सिमिलर होने चाहिए और किसमें डिसिमिलर होने चाहिए। तो वो सिमिलर या फिर डिसिमिलर हो सकते हैं स्ट्रक्चर में, सिमिलर हो सकते हैं या फिर डिसिमिलर हो सकते हैं फंक्शन में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दे शुड हैव अ कॉमन ओरिजिन। समझ में नहीं आया होगा, अब समझाते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल लो, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में तुम्हें पता है कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स आते हैं, जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट सेल्स मिलकर ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये 3 डिफरेंट सेल्स हैं जो कि एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वो क्या है, ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पर आया ना कि ये डिसिमिलर है इन स्ट्रक्चर। कैसे? आरबीसी बाइकनकेव शेप की होती है, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड शेप की होती है, अमीबा शेप की होती है, और प्लेटलेट्स जो होती है वो सेल की फ्रैगमेंट्स होती है, ठीक है। तीनों का शेप अलग है, फंक्शन भी तीनों का अलग है। कैसे? आरबीसी का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम होता है कोगुलेशन कराना, ठीक है। तीनों का फंक्शन भी अलग है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं जहाँ पे सिमिलर फंक्शंस भी देखने को मिलेगा, लेकिन सिमिलर तो एनसीईआरटी में दे ही रखा है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। लेकिन कई जगह पर उसने डिसिमिलर भी लिखा है, कई जगह पे सिमिलर भी लिखा है, तो वो समझ लो कि क्या है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट हो, तीनों की तीनों ओरिजिनेट होती है बोन मैरो के स्टेम सेल से, ठीक है। रेड बोन मैरो के स्टेम सेल से तीनों की ओरिजिन होती है, तो दे हैव अ कॉमन ओरिजिन, ठीक है। आई होप इस स्लाइड को मैंने क्लियर किया है तुम लोगों के साथ, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ओके। किसी को कोई रेड बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होती है, तुम अभी के लिए सिर्फ रेड बोन मैरो याद रखो, ठीक है। अब किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ ले, वेट ना करे कि रुकने क्या, ठीक है, पूछ लो। तो ये हुआ सिमिलर सेल का, जो भी एनसीईआरटी में तुम्हें गुगली फेंकी थी उसका हमने बात कर लिया। अब देखो एक और चीज ऊपर लिखा हुआ था कि जितने भी एपिथेलियल, जितने भी सेल्स होते हैं अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। अब ये इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस क्या होता है? मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है। अगर सेल्स मिल रहे हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, चलो ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, है ना। तो फेविकॉल की तरह कौन एक्ट करता है? मैट्रिक्स, ठीक है। और उसी को हम कहते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है। तो ये है मैट्रिक्स, दैट इज द इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ओके। इसे हम ग्राउंड सब्सटेंस भी कह सकते हैं। अच्छा, तुम लोग का स्कूल कब खुल रहा है?
अच्छा ओके, अब आ जाओ, एक सेकेंड, एक स्लाइड का है क्या? ये वाला स्लाइड। अब देखो, इस चैप्टर में एनिमल टिश्यू में जनरली हमें फोकस करना है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। नर्वस टिश्यू का तुम्हारे सेकंड टर्म में एक पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है। नर्वस हो गया, मस्कुलर हो गया, कनेक्टिव हो गया, ये तुम्हें अलग से एक चैप्टर ही पढ़ना है इसके ऊपर, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू प्रायरली हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि सेल्स कंबाइन करके चार ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, सॉरी 4 टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। वो क्या क्या है? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। यहाँ पे आ गया वो 4 टिश्यूज। और एपिथेलियल टिश्यू में देखो, कवरिंग या फिर लाइनिंग। देखो, ऑब्लिक का मतलब ये नहीं कि तुम इसके जगह पे ये भी यूज कर सकते हो, ध्यान से समझना। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो हमारे पूरे बॉडी को कवर कर रही है, ठीक है। यानी कि स्किन के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ एपिडर्मिस चल रही है, ठीक है, जो तुम्हारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। यही एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, जब तुम डिसेक्ट करोगे एक ऑर्गेनिज्म को, तो मान लो तुमने उसका स्टमक निकाला, ठीक है, तो स्टमक, जो ये स्टमक है, ठीक है, इसमें इसे भी एपिथेलियम लाइन करती है, ओके। तो इस स्टमक को ये आउटसाइड से भी लाइन करती है और इनसाइड से भी लाइन करती है। तो जब भी एपिथेलियम किसी ऑर्गन को या किसी ऑर्गेनिज्म को बाहर से कवर करे तो उसे हम कहते हैं कवरिंग। अगर किसी ऑर्गन को वो, अब तो ऑर्गेनिज्म, सॉरी, किसी ऑर्गन को या किसी ऑर्गेनिज्म को अंदर से लाइन करे, यानी कि तुम्हें वो दिखेगा नहीं, जब तुम उसे कट करोगे तब तुम्हें दिखाई देगी, तो हम उसे कहेंगे लाइनिंग, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अब इस जैसे कि अभी तो मेरे पास अगर वो कट सेक्शन होता तो मैं तुम्हें दिखा देती, ठीक है, मेरे पास है नहीं अभी फिलहाल। अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर एपिथेलियम तुम्हें बाहर से कवर कर रही है, इट इज कवरिंग, और अगर तुम्हें अंदर से लाइन कर रही है, जो तुम्हें दिख नहीं रहा है लेकिन कवरिंग है एपिथेलियम का, इट इज नोन एज लाइनिंग, ओके। ये कैसे याद करेंगे आगे मैं बताऊंगी, ठीक है, अभी बस इतना याद रखो। अब देखो, यहाँ पर सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? कनेक्ट करना, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट टू द बॉडी प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्ट कैसे? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट करा रही है। सपोर्ट का मतलब क्या है? तो सपोर्ट इज बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आती है, ओके। तो ब्लड हो या लिम्फ हो, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कराती है, और बोन और कार्टिलेज सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है तुम्हारे बॉडी को, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट टू द बॉडी। मस्कुलर में तुम्हारे मसल्स आते हैं, तो जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, फॉर द 12th पास आउट स्टूडेंट्स, बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो क्या होता है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन होती है, ठीक है। तो ये किसका काम है? मस्कुलर, ठीक है। नर्वस का काम क्या है? न्यूरॉन्स होते हैं, और ये शायद तुमने 10th में पढ़ रखा है, फिर भी मैं नीचे डायग्राम बनाती हूँ। तुम्हें पता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन से कैसे बातचीत करते हैं? बाय द मीन्स ऑफ साइनैप्स, ठीक है। पहला वाला न्यूरॉन जो होगा केमिकल्स छोड़ेगा, और ये जो केमिकल्स होगा, ये साइनैप्स, एक दोनों के बीच में एक गैप है, ठीक है, और इस गैप से होते हुए केमिकल दूसरे न्यूरॉन पे जाके चिपक जाएगा और फिर दोनों की बातचीत हो जाएगी, ठीक है। अभी तुम ऐसे समझो। तो इसके लिए कौन हेल्प करता है? दैट इज द नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ओरिजिन लिखा हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन होता है प्योरली मेसोडर्मल, ओके। नर्वस टिश्यू का प्योरली एक्टोडर्मल। मस्कुलर टिश्यू का मेसोडर्मल होता है विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। अब यही एक्सेप्शंस पूछा जाता है नीट में, ठीक है। तो अब ढंग से सुनना,
इसके सिर्फ 2 एक्सेप्शंस है, तो याद कर लेना। एक है सीलियरी मसल, देखो दोनों के दोनों आईज में ही है, तो सबसे पहले तो मैं आंख लिख देती हूँ, यानी कि आईज। दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स तुम्हें आईज में ही देखने को मिलेंगे। एक है सीलियरी मसल, सीलियरी मसल एक मसल होता है आंख का, और एक है आइरिस का मसल, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो हैं, दीज आर नॉट मीजोडर्मल, रादर दे आर एक्टोडर्मल, ठीक है। तो सिर्फ ये एक एक्सेप्शन तुम्हें याद रखना है। अब क्वेश्चन आता है, एक ऐसा टिश्यू का नाम बताओ जो कि एक्टोडर्मल भी है, मीजोडर्मल भी है, एंडोडर्मल भी है। तो वो है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। देखो इसमें तीनों का ओरिजिन तुम्हें देखने को मिल रहा है, ठीक है। मस्कुलर तुम नहीं कहोगे, क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है ये कि अपार्ट फ्रॉम मीजोडर्मल एक्टोडर्मल तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये एक एक्सेप्शन है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो ये हुआ इस स्लाइड के बारे में। अब आगे चलते हैं। अभी तक किसी को डाउट है? ये देखो, जो मैंने बोला ना कि ये पूरा लाइन जो है ये एनसीईआरटी से लिया हुआ है। 5 सेकंड का टाइम, इसे पढ़ो अच्छे से क्या लिखा हुआ है, और फिर ये जो नीचे डायग्राम दिए हुए है ये तुम्हें ही समझना है कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। समझ में आया? फ्री स्पेस यानी कि एपिथेलियम टिश्यू इज अ फ्री स्पेस व्हिच फेसेस फ्री सरफेस है, फ्री स्पेस नहीं है। यानी कि फ्री सरफेस यानी कि जो या तो आउटसाइड की तरफ फेस, जैसे तुम्हारा जो स्किन है उसके ऊपर एक एपिथेलियम का कवरिंग है, उसके बाहर क्या है? फ्री सरफेस है, ठीक है, ओके। अब जैसे तुम्हारा स्टमक है, स्टमक, ठीक है, स्टमक में अंदर की तरफ अगर ये लाइन करेगा इस तरीके से, तो इसके इस साइड क्या है? फ्री सरफेस ही तो है। ये पूरा का पूरा स्टमक तो हॉलो है ना, खाली है। तो ये एपिडर्मिस किसको फेस कर रहा है? ये एपिडर्मिस फेस कर रहा है फ्री सरफेस को, ठीक है, ओके। चलो, और किसी को कोई डाउट? चलो तब ठीक है, डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब ये वाला स्लाइड है। अब देखो बस 3 से 4 स्लाइड ही बचे हुए हैं और फिर क्लास सस्पेंड हो जाएगा। वैसे 3 से 4 स्लाइड अगर 6:30 बजे तक खत्म हुआ तब तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब ये पूरा का पूरा अब बातें हम कहाँ किसके बारे में करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहला टिश्यू जो ओरिजिनेट करता है वो होता है एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम ओरिजिनेट्स फर्स्ट। पावर ऑफ रीजनरेशन जो होता है एपिथेलियम में सबसे ज्यादा होता है। तुम ही सोचो, जब तुम गिरते हो, जब जमीन पे गिरते हो तो तुम्हारा एपिडर्मिस जो होता है ऊपर का छिल जाता है, फिर से रिजनरेट तो हो ही जाता है ना। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे लीस्ट किस में होता है? लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन किस में होता है? दीपक तुम बताओगे? वेरी गुड। रीजन? रीजन? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। देखो, न्यूरॉन्स में जो होता है सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रियोल एब्सेंट होने की वजह से वो डिवीजन नहीं कर पाता, ठीक है। सेंट्रियोल का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी होता है अगर सेल डिवीजन करना है तो, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें नहीं पता है सेल वाले चैप्टर में कवर होगा ये चीज। सेंट्रियोल नहीं है न्यूरॉन्स में, इस वजह से वो डिवाइड नहीं करते। तो पावर ऑफ रीजनरेशन इज मैक्सिमम इन एपिथेलियम,
ओके, अब देखो, इट ऑलवेज ग्रो ऑन द कनेक्टिव टिश्यू। एपी का मतलब होता है अपॉन और थीलिया का मतलब होता है टू ग्रो, इस वजह से इसका नाम है एपिथीलियम, क्योंकि इट ऑलवेज ग्रो ऑन अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एपिथीलियम टिश्यू जब भी ग्रो करेगा उसके नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाएगी। ठीक है, और ये जो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर। देखो किस तरीके से एक सिंगल लेयर के फॉर्म में अरेंज्ड है, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है ना कि अब ये एपिथेलियल टिश्यू है कि मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है, क्योंकि सारे टिश्यू जो होते हैं वो सेल से ही तो मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसे सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंग्विश करने का एक तरीका है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो सिंगल लेयर में पाया जाएगा। ठीक है, एक सिंगल लेयर में पाया जाएगा, यूनिफॉर्म लेयर में पाया जाएगा। इसका मतलब क्या है ग्रो ऑन अ कनेक्टिव टिश्यू, ये मैं बताऊंगी, चिंता मत करो। इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द सेल्स आर पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि सिंगल लेयर में तो पाया गया है, लेकिन इन दोनों सेल्स के बीच में मैंने बोला था कनेक्ट करने के लिए, सीमेंटिंग का काम करने के लिए, फेविकॉल का काम करने के लिए मैट्रिक्स का जरूरत होती है। ये मैट्रिक्स जो होती है बहुत कम होती है एपिथेलियल टिश्यू में, ये तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन, ये जितनी भी लाइन है सारी एनसीईआरटी की लाइन है, कोई भी इधर उधर से मेरे या फिर मेरे मेडिकल की बुक से नहीं ली हुई है। ठीक है, अब देखो, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स आर अनेबल टू पियर्स। अब इसका मतलब क्या है समझो, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम है, तो इसकी वजह से दो सेल्स के बीच में स्पेस भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो नीचे से आ रही ब्लड वेसल्स नहीं घुस पाती, यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं घुस पाती हैं, इस वजह से यहाँ लिखा हुआ है ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स आर अनेबल टू पियर्स। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पेस ही नहीं होता दो सेल्स के बीच में कि ब्लड वेसल्स पियर्स कर सके। अब ब्लड वेसल्स डायरेक्टली इस तरीके से सेल को नहीं पियर्स करती हैं, वो स्पेसेस में रहती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ब्लड सर्कुलेशन इज देयरफॉर एब्सेंट, ब्लड सर्कुलेशन इज देयरफॉर एब्सेंट। ऑब्वियसली बात है, इससे ये लाइन समझ में आ रही है, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना पीना तो चाहिए ना, तो न्यूट्रिशन ये कहाँ से डिराइव करते हैं? These epithelial tissue derive their nutrition from the underlying connective tissue. ओके, इस वजह से अब देखो ये लाइन जो है इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेगी। ये क्यों कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर पाए जाते हैं? क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू जो है यही इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब समझ में आया? क्योंकि इसके पास ब्लड वेसल्स तो है ही नहीं खुद की कि इसके पास न्यूट्रिशन आ सके। ओके, तो अब देखो इसके बाद वाला स्लाइड देख सकते। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसपे ये ग्रो करते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये भी बना हुआ होता है डिफरेंट सेल से और मैट्रिक्स से। डिफरेंस क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू में जो होता है मैट्रिक्स की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और एपिथेलियल टिश्यू में मैंने बोला कि मैट्रिक्स बहुत कम होता है ना। अब मैट्रिक्स क्या होता है, किस सब्सटेंस से बना होता है समझो। मैट्रिक्स बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट का ही फैमिली है, एक ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। इसका एग्जाम्पल होता है हायालुरोनिक एसिड, यानी म्यूकोसैकेराइड का एक टाइप है हायालुरोनिक एसिड, और यही हायालुरोनिक एसिड जो है ये मैट्रिक्स को बनाता है। तो ये मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हायालुरोनिक एसिड जो होता है बहुत चिपचिपा सा होता है। ठीक है, एकदम फेविकॉल की तरह समझ लो कि बहुत चिपचिपा सा होता है। तो मान लो कि ये कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर तुमने क्या किया, एपिथेलियम को रख दिया इस तरीके से, और एपिथेलियम में क्या है, मैट्रिक्स बहुत कम है। तो ये एपिथेलियम जो है ये इस दलदल में धंस जाएगी। किसके दलदल में? इस मैट्रिक्स के दलदल में ये
सबमर्ज हो जाएगी, धंस जाएगी, ठीक है। तो इसे सबमर्ज होने से बचाने के लिए हमें इसे किसी चीज पे रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन ला देते हैं, ताकि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही रहे और इस कनेक्टिव टिश्यू के लेयर में सबमर्ज ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि नीचे एक दलदल है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब सारी चर्चा होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। अब मुझे बताओ, एपिथेलियल टिश्यू के पास खुद का खाना पीना नहीं है, दूसरे कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो बेसमेंट और प्लस वो धंसना भी नहीं चाहता उस दलदल में, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की चादर उसने बिछा दी, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिशन एपिथेलियल टिश्यू के पास जाएगा बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ओके। ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए कोई भी आंसर कर सकते हो, बाय डिफ्यूजन हो जाएगा। तुम बताओ कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की लाइनिंग है वो पतली होनी चाहिए या मोटी? समझ में आ रहा है कि वो पतली होगी तभी तो वो डिफ्यूजन होगा, ओके। तो इस वजह से ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेयर होती है ये काफी ज्यादा, यहाँ पर लिखा हुआ है, थिन होती है, ओके। अब यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बेसल लमाइना और एक फाइब्रस लमाइना। अब समझो ये क्या है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का लेयर इस एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे है उसे हम कहते हैं बेसल लमाइना। क्यों कहते हैं वो भी समझो। क्यों कहते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन मतलब इसका नाम है बेसल लमाइना। ये किस चीज से बना हुआ है, ये ऐसा क्यों बना है, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू है ये। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और वो है आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई मुझे बता सकता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? हाँ सॉरी, नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स नहीं बनाता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब राइबोसोम्स अटैच होता है तब उसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ता है, और जिसमें नहीं पाया जाता तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनल है, उसके ऊपर राइबोसोम्स पाया जाता है, ठीक है। और राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। तो हम ये कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी काम है कि वे प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है। क्योंकि जो राइबोसोम्स है वो इसके ऊपर ही तो चिपका हुआ है, तो ये अपना फंक्शन करेगा उसके ऊपर चिपक के। तो रफ एंडोप्लाज्मिक का रेटिकुलम का काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें होते हैं दो प्रोसेसेस, दैट इज पहला ग्लाइकोसाइलेशन और दूसरा ग्लाइकोसाइडेशन। अब ये क्या है, क्यों है, सेल बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब बस ये समझो कि इसका मतलब होता है कि टॉपिंग्स लगाना प्रोटीन के ऊपर, और वो टॉपिंग किस चीज की होती है, वो होती है कार्बोहाइड्रेट की टॉपिंग, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाता है किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट की टॉपिंग प्रोटीन के ऊपर, इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ये कर कौन रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, ठीक है। इस एपिथेलियल सेल के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इन टर्न इसने क्या बनाया, ग्लाइकोप्रोटीन की कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये हर सेल में, हर एपिथेलियल सेल में बनते हैं और फिर ये नीचे की तरफ चले जाते हैं। कहाँ पर, बेसल लमाइना में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। इसीलिए बेसल लमाइना जो है ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल। अब समझ में आया क्यों ऊपर वाला पार्ट इज सेक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल। अब समझो फाइब्रस लमाइना के बारे में। फाइब्रस लमाइना जो है इसे सेक्रीट करता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है।
जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें मैंने बताया था कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड यानी कि हाइयालुरोनिक एसिड का नंबर अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे डिफ्यूज करके यहाँ पर जाके इस तरीके से सबमर्ज हो जाती है। तो ये और प्लस प्लस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है तो इसमें फाइबर्स भी मिलेंगे, तो कुछ फाइबर्स भी जाके वहां डिपॉजिट हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है फाइब्रस लमाइना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा बात का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना आता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को कौन बनाता है, तो आंसर होगा एपिथेलियल सेल एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यू, ये सॉरी एपिथेलियल टिश्यू प्लस कनेक्टिव टिश्यू। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन होना चाहिए थिन, वो क्यों होना चाहिए हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि तो मुझे नीचे लिखने दो ताकि तुम्हें रिविजन करने में ठीक रहे। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये नॉन लिविंग होता है क्योंकि ये नॉन सेलुलर होता है। नॉन सेलुलर क्यों है? ये बना हुआ किससे है? ग्लाइकोप्रोटीन से और हाइयालुरोनिक एसिड से, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन प्लस हाइयालुरोनिक एसिड से ये मिलकर बना हुआ है, तो इसमें कोई सेल्स नहीं है, ठीक है। कोई सेल्स नहीं है, इस वजह से ये कैसा है? कैसा है? नॉन सेलर है, नॉन लिविंग नॉन सेलर। अब वापस से आओ इधर। लेकिन ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू तो कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिशन कहाँ की तरफ जा रहा है? एपिथेलियल टिश्यू की तरफ, इसीलिए सेलेक्टिवली परमिएबल है। की पॉइंट यहाँ पर ये है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सेक्रेटेड बाय बोथ एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो लास्ट टॉपिक है फॉर द डे, एंड दैट इज सेल जंक्शंस। इसके पहले किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एपिथेलियल टिश्यू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं बनता है। ये देखो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ये एक, ठीक है, एक सेकंड रुको, ये सेल नहीं हो गया, ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस, इसके अलावा बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, है ना। उसमें से एक सेल ऑर्गेनल है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके से, ठीक है, जो न्यूक्लियस से सटा हुआ रहता है, और उसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इस वजह से इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल के अंदर है, और वो सेल कौन सा है? एपिथेलियल सेल है, ठीक है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है, ओके। तो सेल बोल सकते हो कि सेल प्रोटीन बना रही है, लेकिन हर सेल, मतलब कि एक इंसान के तुम्हारे बॉडी के अंदर हर सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैक्सिमम सेल में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि उस सेल का काम प्रोटीन बनाना है, हमें उस ऑर्गेनल का नाम बताना पड़ता है जो प्रोटीन बना रही है, जैसे कि वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो। जब प्रोटीन प्लस प्रोटीन, जब इसकी मॉडिफिकेशन होती है ना, हर चीज की मॉडिफिकेशन होती है, जैसे अभी तुम स्टूडेंट हो, अभी स्टूडेंट से मॉडिफाई होकर डॉक्टर बनोगे, ठीक है। तो जब इस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है तो कुछ प्रोसेसेस के थ्रू ये गुजरता है, जैसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन, जिसकी मदद से इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट की एक लेयर चिपकाई जाती है, ठीक है। ये एक सिंपल वर्ड में, एक लेमैन वर्ड में, ठीक है, एक्चुअली इतना आसान नहीं होता है। तो अब कार्बोहाइड्रेट जब एक प्रोटीन के ऊपर चिपक गया तो हम इस प्रोटीन को कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इज प्रोटीन। तो उस प्रोसेस का सिर्फ नाम है ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन, ओके। और किसी को कोई दिक्कत?
ठीक है, तो चलो तब सेल जंक्शंस पे आते हैं। लास्ट टॉपिक है, अच्छे से सुनना, ठीक है। अब देखो सेल जंक्शंस, अब सेल जंक्शंस एक्चुअली हर जगह पाई जाती है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू की, क्योंकि मैंने बोला कि बाकी सारे टिश्यूज तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो सेल जंक्शंस, to provide structural and functional link between its individual cells, epithelial cells modify to form the following structures। जैसे कि ये एक एपिथेलियल सेल है, ये दूसरा एपिथेलियल सेल है, ठीक है। इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बनाने के लिए, देखो इसके बीच में ये मैट्रिक्स तो रहती ही है, कोई दिक्कत नहीं है, चिपकाने के लिए मैट्रिक्स रहती है, लेकिन इसे एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रोल देने के लिए ये जो इंडिविजुअल सेल्स हैं, ठीक है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, और उसे हम कहते हैं सेल जंक्शंस। कैसे जुड़ते हैं वो देखो, ये 4 तरीके के होते हैं, इंटरडिजिटेशंस, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शंस। डेस्मोसोम का दूसरा नाम है मैक्यूला एडहेरेंस, आगे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, अभी तुम्हें समझ में ज्यादा नहीं आया होगा, अभी समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पर इंटरडिजिटेशंस लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो जंक्शन हमें पढ़ना है दैट इज इंटरडिजिटेशन। ये ब्लू कलर का है और ये ग्रीन कलर है, इफ यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश। ओके, नहीं कर पा रहे इसीलिए मैं बता देती हूँ कि ये ब्लू है और ये ग्रीन है, क्योंकि दोनों क्वाइट सिमिलर दिख रहा है। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। तो हुआ क्या कि मैंने बोला था एपिथेलियल टिश्यू के बीच में क्या होता है कि स्पेस बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये पहले वाले सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इस तरीके से इंटरडिजिटेट कर गया दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। जैसे तुम अपने 5 उंगलियों को इस तरीके से इंटरडिजिटेट करते हो ना, उसी तरीके से, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरडिजिटेशन कर दिए, ठीक है। किसने इंटरडिजिटेशन किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, ठीक है। तो फिंगर लाइक प्रोसेसेस का डेवलपमेंट हुआ, इसीलिए तो इसे बोला जा रहा है डिजिटेशन। क्यों? क्योंकि फिंगर लाइक प्रोसेसेस का डेवलपमेंट हुआ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स। यानी कि सेल बी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो सेल ए के साइटोप्लाज्म के अंदर तक घुस चुका है। उसी तरीके से सेल ए का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो सेल बी के साइटोप्लाज्म के अंदर तक घुस चुका है, टू सम एक्सटेंट बहुत पास आ चुका है। तो इससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर आसानी से हो सकता है सेल ए और सेल बी के बीच में। तो ये कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन स्ट्रेचेबल या फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जहां जहां ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाएगा वहां वहां ये इंटरडिजिटेशन तुम्हें देखने को मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ जंक्शंस। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, कोई बताएगा? अच्छा, और मतलब कहाँ पाया जाता है? ठीक है, कोई नहीं, ये पाया जाता है तुम्हारे यूरेटर में, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर हो रहा है? यूरिन स्टोर हो रहा है, तो उसे स्ट्रेच तो करना पड़ेगा ना। अगर वो एक रिजिड बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा तो वो स्ट्रेच नहीं करेगा, ठीक है, और यूरिन ढंग से स्टोर नहीं हो पाएगा। तो जब भी यूरिन आएगा तो उसे स्ट्रेच करने के लिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम वहां पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ पहला सेल जंक्शन की बात। अब दूसरे सेल जंक्शन पे चलते हैं। दूसरा सेल जंक्शन है दूसरा सेल जंक्शन कहाँ गया यार? तीसरा ही दिख रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरा सेल जंक्शन सभी स्लाइड से रीड आउट कर देती हूँ, तुम्हें तुम्हारे उसमें मिल जाएगा। जब मैं शेयर करूंगी तुम्हें मिल जाएगा। सिम रुक जाओ।
छोड़ो, मुझे भी नहीं मिल रहा है, मैं तुम्हें ऐसे ही बता देती हूँ। देखो होता क्या है, होता ये है कि उस स्लाइड से कोई भी दिक्कत होगा तो पूछ लेना, ठीक है। उसमें तुम्हें एक कुछ इस तरीके से दिखेगा कि सबसे पहले उसका नाम क्या है, वापस ऊपर जाना, यहाँ पे पढ़ना, दूसरा स्लाइड का नाम क्या है, टाइट जंक्शन, ठीक है। टाइट जंक्शन के बारे में बातें हो रही हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। देखो टाइट का मतलब ही तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत टाइटली दो सेल्स जो होंगे वो इंटरैक्ट कर रहे होंगे। जैसे कि तुम दो ब्रिक्स को जोड़ते हो ना सीमेंट डाल के, है ना, कुछ इसी तरीके से इतने टाइटली इंटरैक्ट कर रहे होंगे कि एक सेल से दूसरे सेल में मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते आसानी से। मैंने क्या कहा, इंटरडिजिटेशन में क्या था, जहां पर जैसे इसके पहले वाला जो जंक्शन था उसमें क्या था कि चीजें एक सेल से दूसरे सेल में जा रही थी। टाइट जंक्शन का मतलब ही है कि सीमेंट बीच में आ चुका है, अब सेल ए से सेल बी में चीजें आसानी से नहीं जा सकेंगी जितनी आसानी से पहले वाले में जा रही थी, ठीक है। लेकिन ये कुछ कुछ पॉइंट्स पे होता है, जैसे कि सीमेंट तो पूरे पत्थर में इस तरीके से तुम एक लेयर बना देते हो, लेकिन टाइट जंक्शन में क्या होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स पे बस टाइट जंक्शन होता है दो सेल्स के बीच में। जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। ये दोनों सेल की जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये इस तरीके से इंटरैक्ट करती है और टाइट जंक्शंस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये क्या अलाउ नहीं करती हैं चीजों को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में। सिर्फ और सिर्फ इसमें तुम्हें यही जानना था, और ये जानना था कि ये कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कॉलमनार एपिथेलियम में, ठीक है। तीसरा, इसका स्लाइड जो है वो तुम देखना, उसमें थोड़ा डायग्राम जो है थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लेक्स और अटपटा लगेगा, तो पूछ लेना मेरे से नेक्स्ट क्लास में अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तीसरा है डेस्मोसोम्स, ठीक है। डेस्मोसोम्स जो होते हैं इसमें और काफी ज्यादा सीमेंटिंग होती है, ऐसे टाइट जंक्शन से भी ज्यादा सीमेंटिंग इसमें होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर एंड इट इज फाउंड इन नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। तुम ही सोचो, इतनी ज्यादा अगर सीमेंटिंग करेंगे तो क्या वो एपिथेलियम स्ट्रेच कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। ऊपर वाले सेल में यानी कि जहाँ पे इंटरडिजिटेशन था वहां पे दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरैक्ट कर रहे थे, तो आसानी से स्ट्रेचिंग हो सकती थी, कोई सीमेंट का फॉर्मेशन नहीं था बीच में। यहाँ पर सीमेंटिंग हो रही है, और किस तरीके से हो रही है तो समझो। ये प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट। इसके ऊपर वाले का क्या काम था, यानी कि इस वाले का जहां पर इंटरडिजिटेशन थे, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर। हर टाइट जंक्शन का काम अलग अलग है, जैसे इसका है प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, उसी तरीके से तुम टाइट जंक्शन की देखोगे कि कुछ और उसका काम होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं मैक्युला एडहेरेंस। इट कनेक्ट्स कंटेन इंटरमीडिएट फाइबर्स कॉल्ड एज टोनोफिब्रिल्स। अब ध्यान से समझना, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है। ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल है। ये जो तुम्हें रेड रेड कलर का दिख रहा है ये है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ओके। तो जो सेल 1 है इसका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है सेल 2 के साथ इंटरैक्ट करेगा। अब तुम बोलोगे कि यही सेम चीज तो टाइट जंक्शंस में भी हो रहा था। तो टाइट जंक्शंस में ये उतना, इसमें कंप्लीटली ये एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, वहां पर इतना ज्यादा टाइटली एक दूसरे को ये नहीं पकड़ता है जितना टाइटली यहाँ पर पकड़ेगा। सेकेंडली, अब टाइट जंक्शंस में ये सारी चीजें नहीं पाई जाती जो मैं अभी बोलूंगी, ठीक है। ये रेड वाली चीजें जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसे एक और चीज पकड़ के रखेगा, और वो है डिस्क प्रोटीन, दैट इज दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर। और इस डिस्क प्रोटीन को के ऊपर लगे पड़े हुए होंगे टोनोफिब्रिल्स। तो टोनोफिब्रिल जो है ये यही है। इन सब में से तुम्हें क्या याद रखनी है, ना डिस्क प्रोटीन याद रखनी है, ना ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन याद रखनी है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि डेस्मोसोम्स में टोनोफिब्रिल्स पाए जाते हैं और कुछ नहीं। और डेस्मोसोम्स का काम क्या है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। अगर तुम्हें टोनोफिब्रिल्स नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, नीट में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है यानी कि जो डिफरेंट कलर से लिखे हुए हैं वो पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब लास्ट जंक्शन के ऊपर आ जाओ, गैप जंक्शन।
गैप जंक्शन भी नहीं मिसिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी स्लाइड शेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गैप जंक्शन में क्या होता है, गैप जंक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर चीजें बहुत टाइटली पैक्ड नहीं है, दो सेल्स के बीच में गैप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, और उसी गैप में क्या होगा, ये पहला वाला सेल और ये दूसरा वाला सेल अपना मॉलिक्यूल्स छोड़ेगा, और इस मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन होगा, या फिर हो सकता है सेल ए से मॉलिक्यूल आसानी से सेल बी में चला जाए, या सेल बी से मॉलिक्यूल आसानी से सेल ए में आ जाए। एग्जाम्पल है इसका साइनैप्स, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है साइनैप्स। इसमें क्या होता है कि एक इस तरीके से नर्वस टिश्यू होता है, ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, शायद 10th में पढ़ाया गया होगा, मैंने तो पढ़ा था। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं ये केमिकल रिलीज करते हैं, जो केमिकल एक दो न्यूरॉन्स, ये मान लो ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इन दो न्यूरॉन के स्पेस में आता है और फिर ये दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। तो इस सेल ए यानी न्यूरॉन ए और न्यूरॉन बी के बीच में एक गैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, और इसी को हम कहते हैं गैप जंक्शन। और ये बहुत बड़ा खाई टाइप का जंक्शन नहीं होता है, बहुत छोटा सा माइन्यूट जंक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें क्या याद रखना है कि गैप या फिर टनल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, गैप या फिर टनल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसमें आसानी से चीजें डिफ्यूज कर सकती हैं, तो इजीली डिफ्यूजेबल। तो इस तरीके से सारे के सारे जो भी गैप जंक्शंस थे वो कंप्लीट हो गए। अब तुम्हें क्या याद रखना है इसमें, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी यहाँ पर जो जंक्शंस के बारे में यहाँ पर बातें हुई हैं उसमें तुम सारे के सारे जंक्शंस के डायग्राम उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हुए वो इम्पोर्टेंट है और उनके फंक्शंस तुम्हें देखने हैं। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कौन सा पाउच? ये अच्छा, ये साइनेप्टिक वेसिकल है जिसमें कि केमिकल स्टोर रहता है, ठीक है, इसमें केमिकल स्टोर रहता है और कुछ नहीं, और यही केमिकल रिलीज होता है जो कि गैप जंक्शन में आता है और फिर दूसरे न्यूरॉन में जाता है। ये चीजें आगे नर्वस सिस्टम में तुम्हें ज्यादा समझ में आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम इसे छोड़ भी दो कि क्या है क्या नहीं है, अभी तुम बस इतना याद रखो कि साइनैप्स में ये पाया जाता है, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो। ये वाला, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, अगेन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि डेस्मोसोम्स का दूसरा नाम क्या है, मैक्यूलर एडहेरेंस, प्रोवाइड क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट और सीमेंटिंग का काम करता है। तो उसका काम अगर सीमेंटिंग है तो दो सेल्स को चिपका के रखेगा, और अगर चिपका दिया इसने तो ये दो सेल्स के बीच में तो गैप या फिर कुछ ऐसा चीजों का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है जहां पर डिफ्यूजन हो सके। तो इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसमें से सिर्फ यही तुम्हें याद रखना है। और कोई दिक्कत तो पूछ लो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है, ओके।